आज का परिस्थिति से सब लोग आप लोग अवगत होंगे ही कि जो स्थिति है उस स्थिति में लाइव क्लासेस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं। बच्चे परेशान हैं कि क्लासेस हो रही है, इसके बाद एग्जाम होना है, तो इसीलिए ये क्लास स्टार्ट करना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग शुरू करते हैं, जो एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसमें क्या पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक का जो नाम है उससे ही क्लियर है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक मीन्स हो जाता है चार्ज। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रेस्ट। अब इसी चीज से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और चार्ज से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होगा, जो भी फिनोमेना होगा, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एंड द फिनोमेना रिलेटेड टू स्टेशनरी चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमको पढ़ना है वो चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, ये चार्ज कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये चार्ज है क्या। तो इसका एक जो बेसिक डिफिनीशन है, जो कि 9th 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। तो इसी कैरेक्टर को, इसी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कैरेक्टर होता है बॉडी में, वो किसके कारण होता है, तो वो चार्ज के कारण होता है। तो इसका एक बेसिक डिफिनीशन ये दिया जा सकता है, जो कि 9th 10th लेवल पर हम पढ़ते हैं कि चार्ज हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट by virtue of which it can attract or repel another object। अब इसमें भी एक क्वेश्चन ये आपका आता है कि चार्ज अगर है तो अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन दोनों हो सकता है, लेकिन चार्ज का श्योर टेस्ट, कंफर्म टेस्ट, जो चार्ज बॉडी में है या नहीं है, इसका हम लोग टेस्ट करते हैं रिपल्सन से। अट्रैक्शन में कंफ्यूजन है, अगर दो बॉडी एक दूसरे को अटैक कर रहा है तो हो सकता है कि वो चार्ज हो भी ना भी हो। तो अट्रैक्शन से आप कंफर्म श्योर नहीं होते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। और रिपल्सन, अगर रिपल्सन होगा तो निश्चित तौर पे बॉडी चार्ज होगा। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसको आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन अनचार्ज बॉडी में भी होता है, या फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो ऑब्जेक्ट मास के कारण भी अट्रैक्ट करता है। तो अगर अट्रैक्शन है तो बॉडी चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है। रिपल्सन होगा तो बॉडी निश्चित तौर पे चार्ज लाता है। तो चार्ज का जो श्योर टेस्ट है वो आपका रिपल्सन होता है, जिसके थ्रू हम लोग चार्ज को कह सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। अब ये बेसिक जो 9th 10th लेवल पे था, इसको हम लोग से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, जैसे मास का डिफिनेशन हम लोग देते हैं कि जो 9th 10th लेवल में मास जो कहता है कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, तो कह देते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, इट इज कॉल्ड मास। लेकिन उसका 11th में हम लोग पढ़े हैं कि मास एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी ढंग से चार्ज के बारे में, अगर चार्ज का एक अच्छा
किया जाए कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, क्या है, तो हम लोग चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, जो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। ये तीनों चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सही मायने में देखा जाए तो ये तीनों का तीनों 12th में यही तीन चीज आपको पढ़ना है। अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाद में पढ़िएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसमें करंट वगैरह आएगा, मैग्नेटिज्म पढ़िएगा, फिर ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़िएगा। तो ये सब का सब जितना भी आपका इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इस सब का अगर देखा जाए तो ओरिजिन चार्ज ही होता है। ये सब का सब आपका चार्ज से जुड़ा हुआ होता है। तो चार्ज को आप डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है और जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बाहर निकल सकता है। ये चार्ज का अलग अलग कंडीशन होता है, स्टेट है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यही चार्ज अगर मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो सकता है। यही चार्ज अगर ऑसिलेशन में हो या एक्सेलरेशन में हो तो ये आपका बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये तीनों का तीनों चीज आपका चार्ज से ही जुड़ा हुआ है। तो एक चार्ज का जो हम लोग 12th के बेसिस पे डिफाइन कर दें, एक चार्ज का एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, इट इज a quantity which can produce electric field जिसको हम लोग E से लिखते हैं, आगे पढ़िएगा, as well as magnetic field जिसको हम लोग बी से लिखते हैं, इसको भी आगे पढ़ना है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अलग अलग स्टेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज मोशन में होगा और जब चार्ज एक्सेशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। इस ढंग से हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, या चार्ज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो चार्ज चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो आपको चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करना है तो चार्ज चाहिए। तो चार्ज का फिजिक्स में या हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारा आपका बन सकता है और उस सब के लिए आपका चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चार्ज का डिफिनेशन था। अब चार्ज जो होता है जनरली जो नेचर में जो बॉडी पाया जाता है, जनरली उसमें चार्ज होता है नहीं। जनरली हम लोग पढ़े भी होंगे कि जो एटम्स होता है वो एटम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज या न्यूट्रल होता है। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि एटम्स वो न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, तो वो न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। जो हम लोगों के डेली लाइफ में सराउंडिंग में जनरली जो चीज देखा जाता है, जैसे पेन है, डेस्क है, बोर्ड है, पेन है, ये सब का सब आपका चार्ज नहीं, न्यूट्रल ही होता है। तो चार्ज किया जाता है, तो किसी भी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना है तो चार्ज किस किस मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है पहले उसको जानते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला है बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग भी कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन, देखिए किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिकली मतलब प्रिंसिपल क्या हमको यूज करना पड़ेगा कि उस बॉडी में प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना या घटाना होगा। क्योंकि एटम्स में या एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है तो वो न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बढ़ा दें या घटा दें तो उस कंडीशन में बॉडी को हम लोग कह देते हैं कि बॉडी चार्ज हो जाता है। तो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पहला चीज फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कभी भी दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं, रब
करने का मतलब होता है बाहर से आप एनर्जी दे रहे हैं। आपको केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी को एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में जाता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में भी चला जाता है। इस ढंग से एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन घट जाता है, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो मतलब दोनों का दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग का एक जनरल जो हम लोग डेली लाइफ में जनरली देखते हैं तो उसमें फ्रिक्शन का ही बहुत बड़ा रोल है। जैसे इवोनाइट रॉड है, उसको फर्श से हम रब कर दिए तो रब करने के बाद रॉड है या फर है वो चार्ज हो जाता है। सूखे हुए बाल में हम कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद वो बाल और कंघी जो होता है वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। उसका भी कारण क्या है, तो चार्ज है। सूखे हुए बाल और कंघी के बीच में फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब कंघी और बाल दोनों का दोनों चार्ज हो गया। या आप जनरली जाड़े के दिन में ज्यादा क्लियर होता है कि उलन कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा जब खोलते हैं तो बाल खड़ा हो जाता है। उसका भी वही रीजन है कि लगातार बाल और कपड़ा के बीच में आपका फ्रिक्शन होता है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और वही ट्रांसफर के कारण दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट कपड़ा हो और बाल हो, दोनों का दोनों चार्ज हो जाता है। वहां भी आपका ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। एक स्टोन पर दूसरे स्टोन को हम लोग हीट करते हैं तो वहां पे स्पार्किंग होता है। उसमें भी आपका यही इसी का रोल होता है कि जब आपका एक स्टोन दूसरे स्टोन पत्थर पर हम घिसते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो वही फायरिंग स्पार्किंग के रूप में आता है, तो वही आपका चार्ज बनता है। तो जब कभी भी दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं और उसमें अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन होने के कारण आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिसके कारण दोनों का दोनों बॉडी आपका क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इससे जो चार्ज बनेगा उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज कर देते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। तो फ्रिक्शनल फ्रिक्शन को हम लोग किसे डिफाइन करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से डिफाइन करेंगे। इफ टू और मोर बॉडी are rubbed against each other, then due to transfer of electrons both body becomes charged. This is known as charging by friction या by rubbing। ये आप डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि ये मतलब कि बाय फ्रिक्शन क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। तो उसमें दो या दो से अधिक बॉडी हो उसके दूसरे के आगे अगर हम रब करेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो सबका सारा बॉडी चार्ज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इससे जो चार्ज बनेगा उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। अब इसमें कुछ पॉइंट्स सब है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कुछ पॉइंट्स सब है, उसको अलग अलग करके हम डिस्कस कर देते हैं। तो पहली बात कि अगर हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के बाद दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है, तो उस पर चार्ज का अमाउंट कितना होगा, चार्ज का वैल्यू कितना होगा। सिंपल चीज है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है, ए और बी को अगर हम रब करते हैं, ए से बी पर अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ए से बी अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घट गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में उसको हम कहते हैं वो बॉडी में चार्ज है। वो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा उस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस पे कहेंगे इस पे कितना चार्ज है, +1e। इस पे कितना चार्ज हो गया, तो -1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इस पे चार्ज हो जाएगा +2e, इस पे चार्ज हो जाएगा -2e। अब इसी को जनरलाइज कर दीजिए कि अगर ए से बी n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, +ne, एंड चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, -ne। मतलब दो बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करते हैं
तो बड़ी पर जो चार्ज का वैल्यू रब करते हैं, तो बड़ी पर जो चार्ज का वैल्यू होगा वो चार्ज का वैल्यू q इक्वल्स को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर n नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होगा। ये n ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एलिमेंट और मैटर और एटम, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किया है, ट्रांसफर हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है n। और e यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, और e का वैल्यू आपका हो जाता है e इक्वल्स टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर दो बॉडी, पहला चीज अगर दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो बॉडी पे कितना चार्ज होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी के बीच जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है वो कितने का हुआ है, और उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं उसका चार्ज का वैल्यू कितना होगा। एक पे प्लस एन होगा, दूसरे पे माइनस एन होगा। प्लस एन किस पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा ना उस पे प्लस एन, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा उसका उस पे माइनस एन हो जाएगा। मतलब इसी को आप लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए तो कह सकते हैं कि इफ n electrons transfer from one to another body, then charge on bodies are q is equals to plus minus n e, where n is number of transfer electron लिख ही दिए हैं, और e आपका हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। इसका मतलब फिर से देखें कि अगर a से b, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो e पे चार्ज कितना होगा, तो 1e का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, b पे होगा -1.6 × 10⁻⁷ कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है तो एक पे चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, इस पे हो जाएगा -3.2 × 10⁻⁹ कूलम। इस ढंग से जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि बॉडी पे कितना कितना चार्ज है। अब यहीं से दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो एक पे प्लस एन है, दूसरे पे माइनस एन है, तो ये कौन सा चार्ज बड़ा है, प्लस एन बड़ा होगा या माइनस एन बड़ा होगा, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसमें चार्ज कौन चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं यूज करना है, ये प्लस और माइनस यहाँ पे एक सिंबल है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए प्लस, और जिसमें ज्यादा है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, उसके लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं ना। चार्ज की बात करेंगे तो कहेंगे दोनों चार्ज का अमाउंट सेम है, नेचर अपोजिट है, उसी के लिए अगर एक नेचर को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे नेचर को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका नेमिंग प्लस माइनस का नेमिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, उन्होंने प्लस माइनस का टर्म यूज किया था। इसका और भी डिटेल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्लस ही टर्म उन्होंने क्यों लिया, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, प्रोटॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही प्लस क्यों लिया गया, उसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट एक सिंबॉलिक है। तो अगर +5 कूलम और -5 कूलम चार्ज को कंपेयर करना को कहे कि +5 कूलम और -5 कूलम चार्ज, क्या ये दोनों चार्ज इक्वल है, तो कहेंगे कि नो, इट इज नॉट इक्वल, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इन अमाउंट, बट नेचर में वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसीलिए हम इक्वल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट वाइज आप कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। तो ये दोनों का दोनों इक्वल ही होता है, लेकिन नेचर अलग अलग है, अपोजिट है, इसी के लिए साइन एक के लिए प्लस, एक के लिए माइनस साइन होता है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि चार्ज प्लस Ne and minus Ne are equal in magnitude या अमाउंट भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और अमाउंट, बट opposite in nature। और इसी नेचर के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस साइन यूज करते हैं, जिसको नेचर अपोजिट नेचर को सिंबलाइज करता है। दूसरी बात
नेक्स्ट पॉइंट, जब भी दो बॉडी को हम लोग रब करेंगे, अगर दो बॉडी हम लोग ले रहे हैं, अगर एक पे प्लस एनी चार्ज है तो सर्टेनली दूसरे पे चार्ज का अमाउंट कितना हो जाएगा, माइनस एनी ही होगा। तो अगर दो बॉडी को रब करते हैं, कहता है कि एक बॉडी पे चार्ज 6 कूलम है तो दूसरे बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 6 कूलम। तो जब कहीं भी दो बॉडी को हम लोग रब करेंगे तो दोनों पर जो चार्ज आएगा उस चार्ज का अमाउंट इक्वल होगा, लेकिन नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। और इससे आगे बढ़ा दीजिए, तो अगर दो बॉडी को रब करके एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग रखें तो दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो कहेंगे कि दोनों में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों में चार्ज का नेचर कैसा है, अपोजिट, तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। इसीलिए जब कभी भी सूखे बाल में हम लोग कंघी करते हैं, बार बार कंघी करने के बाद अगर कंघी बाल के पास रहता है तो बाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि कंघी और बाल पे चार्ज जो होगा वो अपोजिट नेचर का है, अट्रैक्शन होता है, इसके चलते एक दूसरे को मूव करता है, वो खड़ा हो जाता है। तो जब भी फ्रिक्शन से चार्ज की बनाइएगा दो बॉडी के बीच में, तो चार्ज का अमाउंट से नेचर अपोजिट होता है। अब इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इस पे पूछता है, जनरली देखते होइएगा कि खास करके जो ट्रक वगैरह जो एलपीजी गैस वगैरह कैरी करता है, एलपीजी गैस वगैरह कैरी करता है ट्रक वगैरह, उसके पीछे एक मेटालिक चेन लगा हुआ रहता है जो जमीन को टच करता रहता है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे कहते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है। जो एरोप्लेन का टायर होता है उस टायर को बनाया जाता है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है, यहाँ पे हम मेटालिक चेन क्यों लगा दिए, इसका क्या रीजन है। तो जब कभी भी ट्रक या व्हीकल्स अगर मूव करता है तो उसमें सबके सरफेस और एयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जब होगा तो इस पे चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, लगातार फ्रिक्शन होगा, लगातार चार्ज पे बढ़ रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना कैपेसिटी होता है चार्ज होल्ड करने का। अगर उससे ज्यादा चार्ज उस पे आ जाए तो चार्ज लीक करता है। जब चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक करता है तो स्पार्किंग के फॉर्म में, फायरिंग के फॉर्म में। तो अगर इसके कैपेसिटी से एक्सेस चार्ज इस पे जमा हो जाए तो चार्ज यहाँ पे लीक करेगा। अगर एक भी स्पार्किंग अंदर जाएगा, अंदर एलपीजी गैस है, ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए चार्ज व्हीकल्स मूव कर रहा है एटमॉस्फेयर में, एयर रिस्पेक्ट में हमेशा उसमें फ्रिक्शन होना ही होना है, चार्ज बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो चार्ज इसको डैमेज ना करे, इसके लिए क्या करना होगा कि चार्ज को यहाँ से निकलने का एक ऑल्टरनेटिव एक रास्ता देना होगा। और वो रास्ता हम लोग देते हैं इसी मेटालिक कंडक्टर के थ्रू। उस जो चार्ज बना वो जहां चला गया ग्राउंड में, तो सेफली एक दूसरे जगह से हम लोग मतलब उसको ले जा सकते हैं। तो इसको सेफली मूव करवाने के लिए यहाँ पे मेटालिक चेन लगा देते हैं, ताकि कोई भी चार्ज अगर बनता है तो वो चार्ज उसके सरफेस पर ना रहे, वो ग्राउंड में चला जाए, आप सेफली जा सकते हैं। तो एक ढंग का एक क्रिटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे पूछता है। एक बात और कि फ्रिक्शन से जो हम लोग चार्ज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो कंडक्टर में या इंसुलेटर में। तो एग्जांपल से ही क्लियर है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कंघी और बाल में फ्रिक्शन होता है, उसमें चार्ज होता है, तो दोनों का दोनों इंसुलेटर होता है। आयरन रॉड को फर्श से आप रब कीजिएगा तब भी चार्ज होता है। तो फ्रिक्शन से हम लोग जो चार्ज कर सकते हैं, और किसको चार्ज कर सकते हैं, तो कहेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दोनों को दोनों चार्ज किया जा सकता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि बोथ conductor and insulator can be charged by this method. दोनों को चार्ज किया जा सकता है। अगर लास्ट पॉइंट्स पे आ जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शनल चार्ज ना बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल चार्ज बनता है क्यों, क्योंकि आप दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो बस करना ये होगा कि दोनों बॉडी के बीच के फ्रिक्शन को अगर हम लोग कम कर दें, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें, तो ऑब्वियस बात है जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल चार्ज का बनना भी बंद हो जाएगा। अगर सूखे हुए बाल में कंघी करते हैं तो कंघी चार्ज हो जाता है। उसी बाल में अगर हम लोग तेल लगा लें तो फिर तेल लुब्रिकेंट का काम करता है, तो फिर बाल और कंघी के बीच में फ्रिक्शन होगा नहीं, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर चार्ज भी नहीं बनेगा। तो फ्रिक्शनल चार्ज को
हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल चार्ज can be reduced by reducing friction. फ्रिक्शन से हम लोग फ्रिक्शन से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जब वो चार्ज हो रहा है वो चार्ज कैसा होगा, किस नेचर का होगा, किस अमाउंट का होगा, कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सारा पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दूसरा मेथड जो चार्जिंग का है, जिसके थ्रू आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसको कहते हैं कंडक्शन। तो सेकेंड मेथड है चार्जिंग का, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन ये सेकेंड मेथड। अब कंडक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पहले से कोई एक चार्ज बॉडी है, उसमें पहले से कुछ चार्ज है, अगर यहाँ पे हम लोग अनचार्ज कंडक्टर को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो ये अनचार्ज कंडक्टर भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, कि व्हेनेवर अनचार्ज कंडक्टर be kept in contact with the charged conductor, then uncharged conductor becomes charged. This is called charging by conduction. अब पहली बात कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे कंडक्टर हम लोग अनचार्ज कंडक्टर को लगा दिए तो चार्ज बन गया, इसमें भी चार्ज कैसे आ गया, कितना चार्ज आएगा, किस नेचर का चार्ज आएगा, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन को डिफाइन करेंगे if uncharged conductor be kept in contact with charged conductor, then uncharged conductor becomes charged. So this is known as conduction. फ्रिक्शन से आप कंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्शन कब होता है कि जब अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर कांटेक्ट में रखेंगे तो जो अनचार्ज कंडक्टर है वो भी चार्ज हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज कंडक्शन ना। तो ये फ्रिक्शन से आप कंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी पे सारे पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस कर देते हैं कि अब अनचार्ज कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो चार्ज क्यों हो जाता है, इंसुलेटेड चार्ज क्यों नहीं होता है। तो इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से दे दें कि मान लो एक बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है, दूसरा बकेट खाली है, इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे बल्ब खोलिएगा तो वाटर का जो लेवल है वो इसमें आना शुरू होगा, वाटर आपका ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। उसी ढंग का चीज यहाँ पे होता है कि एक बड़ी चार्ज है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दूसरा बड़ी अनचार्ज है, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, और मतलब इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। और जब कभी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे चार्ज का मूवमेंट होता है। जो चार्ज मूव करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो होता क्या है कि जब कभी भी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, एंड टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का
मूवमेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स, मेनली इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए या दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक ये चार्ज का मूवमेंट आपका होता रहता है, वो चार्ज आपका मूव करेगा। तो कंडक्शन में चार्ज क्यों फ्लो करता है, चार्ज का मूवमेंट क्यों, चार्ज कैसे हो गया, तो एक सिंपल सी रीजन देंगे कि जब कहीं भी कंडक्शन होगा तो दो चार्ज कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो निश्चित तौर पे चार्ज आपका फ्लो करता है, जो चीज इंसुलेटर में नहीं होता। अगर इंसुलेटर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन कर दें, अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होता है, तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके या अपने पाथ को छोड़ करके आगे मूव नहीं कर पाता है। इसीलिए इंसुलेटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद भी वहां पे बॉडी में चार्ज नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। लेकिन कंडक्टर्स में चूंकि बॉन्डिंग आपका कमजोर होता है, वीक होता है, इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसीलिए अगर कंडक्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो पहला बात तो याद रखना है कि कंडक्शन जो आपका होगा वो कंडक्शन किस बॉडी में होगा। तो कंडक्शन जो आपका होगा, कंडक्शन के द्वारा किस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, तो पहला चीज कि ओनली कंडक्टर, केवल कंडक्टर को ही हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। केवल कंडक्टर को ही इस मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर इसमें कंडक्शन हुआ तो कंडक्शन क्यों होगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि चार्ज कैसे बना, तो कहेंगे कि यहाँ पर कंडक्शन में क्या होता है कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को मूव करवाता है, इस ढंग से बॉडी आपका चार्ज होता है। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इन कंडक्शन positive charge flow from high to low potential but negative charge flow from low to high potential। मतलब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक आपका चार्ज का मूवमेंट होता रहेगा। चार्ज का मूवमेंट होगा तो कौन चार्ज किधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हाई टू लो और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लो टू हाई। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडी पे कितना चार्ज होगा, दोनों बॉडी का कितना पोटेंशियल होगा, तो इस चार्ज का मूवमेंट का इसकी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अगर इक्विलिब्रियम में आया मतलब चार्ज का मूवमेंट स्टॉप हो गया, चार्ज का मूवमेंट रुक गया, इसका मतलब ही है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में जब आता है तो दोनों बॉडी का पोटेंशियल आपका सेम हो जाता है, या जितना भी बॉडी कांटेक्ट में हो सारे बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाता है। सारे बॉडी पे चार्ज सेम होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई ये नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज हमेशा होगा कि जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो सारे बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ each and everybody becomes same or potential difference becomes zero। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा तब तक आपका पोटेंशियल चार्ज का मूवमेंट होगा, मतलब पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्ज का मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगा। ये तो पोटेंशियल के लिए था।
जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो बताइए चार्ज कितना कितना होगा। तो कहेंगे जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो चार्ज का वैल्यू सेम और डिफरेंट दोनों बॉडी पे सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बॉडी पर। फिर इसको इस एग्जांपल से हम लोग देखें कि अगर इस बकेट में पानी भरा हुआ है, ये खाली है, इसको ट्यूब से जोड़ दिए, जैसे ही हम बल्ब यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे पानी का फ्लो होता रहेगा। पानी का फ्लो कब तक होगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। लेवल का काम यहाँ पे कर रहा है पोटेंशियल, कि अगर लेवल सेम हो जाए, अगर लेवल डिफरेंस जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो यहाँ पे जैसे वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आया तो दोनों का लेवल तो सेम होगा। अब दोनों के अंदर पानी का अमाउंट सेम होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों बकेट का ज्योमेट्री कैसा है, कैसा किस शेप का है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आइडेंटिकल ज्योमेट्री का होगा तो निश्चित तौर पे सेम ही होगा, अगर आइडेंटिकल ज्योमेट्री का नहीं है तो वो वेरी भी कर सकता है। उसी ढंग से यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें तो अगर इक्विलिब्रियम जब अटेंड करेगा तो सारे बॉडी पर चार्ज का वैल्यू होगा वो सेम और डिफरेंट दोनों होगा। वो डिपेंड करता है इस दोनों के कैपेसिटी पे, जिसका कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा उस पे चार्ज का वैल्यू भी सेम उतना ही ज्यादा होगा। पोटेंशियल हमेशा सेम होगा, उसको ज्योमेट्री से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चार्ज सेम या डिफरेंट होगा वो केवल और केवल डिपेंड करेगा उसके ज्योमेट्री पे, मतलब उसके कैपेसिटी पे आगे बढ़ेगा, उसका कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। जिसका कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उस पे चार्ज का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसको याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम चार्ज on each body is directly proportional to its capacitance। इसको हम लोग सी से लिखते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आगे चैप्टर में पढ़ना है। अब इसी सब चीज को यूज करके यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिए। अब मान लेते हैं कि जो बड़ी चार्ज बड़ी था उस पे चार्ज बड़ी पे चार्ज पहले से क्यू नॉट था। अब एक अनचार्ज बड़ी को उससे कांटेक्ट में लाए, जब इक्विलिब्रियम अटेंड किया तो इक्विलिब्रियम आने के बाद इस पे चार्ज का वैल्यू Q1 हो गया, इस पे चार्ज का वैल्यू Q2 हो गया। तो ये Q1 Q2 कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो जब इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा Q0 के रिस्पेक्ट में, ये सारा चीज निकालना है। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकालेंगे उस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। तो मान लेते हैं लेट और चार्ज body has charge Q0 and capacitance C1 is kept in contact with uncharged body of capacitance C2 at equilibrium charge on C1 and C2 becomes Q1 and Q2 respectively। तो अब यहां से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो पहले चार्ज Q0 था, अब जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाया तो इक्विलिब्रियम आया, चार्ज Q1 Q2 हो गया। तो ये Q1 जो चार्ज आया वो चार्ज Q0 से ही आया होगा। तो अगर Q1 Q2 सबके बीच में रिलेशन हम लोग निकाले तो ये Q0 चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में, तो Q0 में हो जाएगा, दिस Q0 will be equals to Q1 plus
Q2। पहला इक्वेशन ये होगा। अब इक्विलिब्रियम में इस पे चार्ज Q1 है, इसका कंडक्टेंस C1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका कंडक्टेंस C2 है, तो जो Q1 होगा, जो हमने स्टेटमेंट लिखे थे उसके अकॉर्डिंगली Q1 is directly proportional to C1 and Q2 is directly proportional to C2। Therefore Q1 by Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C1 by C2। अब इसी दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग Q1 Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, किस बॉडी पे कितना चार्ज होगा उसको निकाला जा सकता है। अगर ये रहा था कि बॉडी आइडेंटिकल है, तो अभी पता है आइडेंटिकल है तो C1 C2 भी बराबर होगा, जब C1 C2 बराबर होगा तो Q1 और Q2 का वैल्यू भी बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर इसमें पुट करो तो Q1 हो या Q2 हो, दोनों का Q0/2 होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन ये चीज कब होगा, जब C1 C2 बराबर हो, मतलब दोनों का दोनों बॉडी कैसा होगा, आइडेंटिकल, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज अलग अलग शेप का है, अलग अलग ज्योमेट्री का है, उस पे चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा सेम होगा, और इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसका फिर आगे और है मेथड इंडक्शन, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। और इसको आप लोग YouTube पे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जो आपको प्रॉब्लम है अगर आता है उसको बताइए, लाइक कीजिए, और जैसा भी प्रॉब्लम आता है उस पर कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे फिर फर्दर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।